हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यात्रियों के नज़रिए, यात्रियों के नज़रिए, यात्रियों के नज़रिए चैप्टर 1। यात्रियों के नज़रिए। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की है। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा की है। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की है। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। वे जो किसी एक नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। वे जो किसी एक नए स्थान पर आते हैं तो बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असमान तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असमान तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असमान तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। विभाग से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े के वृत्तांत लगभग ना के बराबर है। हालांकि हम यह नहीं जानते कि वे भी यात्राएं करती थी। हालांकि विभाग से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े के वृत्तांत लगभग ना के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। विभाग से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े के वृत्तांत लगभग ना के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हैरात शाह एक राजनयिक अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हैरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हैरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और टिप्पणियां दर्ज करते थे। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं, जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय को ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय में यह हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसोआ बर्नियर 17वीं शताब्दी। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से तथा फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 17वीं शताब्दी से। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी उज्बेकिस्तान से, अल बिरूनी 11वीं शताब्दी उज्बेकिस्तान से, अल बिरूनी 11वीं शताब्दी उज्बेकिस्तान से, अल बिरूनी
11वीं शताब्दी उज़्बेकिस्तान से, अल बरूनी 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 11वीं शताब्दी उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को 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 से, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी फ्रांस 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 से, अल बरूनी 11वीं शताब्दी उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी फ्रांस से, अल बरूनी 11वीं शताब्दी उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी फ्रांस से, अल बरूनी 11वीं शताब्दी उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी फ्रांस से, अल बरूनी 11वीं शताब्दी उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी फ्रांस से, अल बरूनी 11वीं शताब्दी उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी फ्रांस से। चित्र 5.1 पान के पत्ते, 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 पान के पत्ते, पान के पत्ते, पान के पत्ते, चित्र 5.1 खा नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों का सामान माना, नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों का सामान माना, नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों का सामान माना, नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों का सामान माना, नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों का सामान माना। अल बरूनी के उद्देश्य, अल बरूनी के उद्देश्य, अल बरूनी ने अपने कार्यों का वर्णन इस प्रकार किया, उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। अल बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया, उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। अल बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया, उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं की धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। जैसा लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे, जैसा लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे, जैसा लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नता है यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। नजरिए में यही भिन्नता है यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। नजरिए में यही भिन्नता है यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग था। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अल बरूनी तथा किताब उल हिंद, 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 अल बरूनी तथा किताब उल हिंद। ख्वारिज़म से पंजाब तक, ख्वारिज़म से पंजाब तक, ख्वारिज़म से पंजाब तक। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 1973 में हुआ। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 1973 में हुआ था। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 1973 में हुआ था। ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। ख्वारिज़म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था जिन्हें उसने अरबी अनुवाद के माध्यम से पढ़ा था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर वह फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1070 ईस्वी में ख्वारिज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान
महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। सन 1070 में प्रक्षेप ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। सन 1070 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बिरूनी भी उसमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। अल बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था और धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा था और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असमान बात नहीं था। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। यह कोई असमान बात नहीं था। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। यह कोई असमान बात नहीं था। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा की थी। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान हिस्सा बन चुके थे। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान हिस्सा बन चुके थे। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में गंगा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित है। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में गंगा नदी तक फैले क्षेत्र से संबंधित है। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में गंगा नदी तक फैले क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दस्ता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। कई भाषाओं में दस्ता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। कई भाषाओं में दस्ता हासिल करने के कारण अल बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियाँ, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी अनुवाद किया। उसने कई संस्कृत कृतियाँ जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी अनुवाद किया। उसने कई संस्कृत कृतियाँ जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मतपत्र विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल और तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र
मापतंत्र विज्ञान आदि के विषयों पर आधारभूत 80 अध्यायों में विभाजित है। समानता अल्बेरिन ने प्रत्येक अध्याय में एक विशेष शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में एक संस्कृतियों के साथ एक तुलना। समानता अल्बेरिन ने प्रत्येक अध्याय में एक विशेष शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपने स्पष्टता या पूर्वानुमानिकता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल्बेरिनी का गणित की ओर झुकाव था। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी अस्पष्टता और पूर्वानुमानिकता के कारण उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल्बेरिनी का गणित की ओर झुकाव था। अल्बेरिनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। अल्बेरिनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरण से परिचित था, जिनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था, जिनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थी। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह इनमें सुधार करना चाहता था। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उसमें सुधार करना चाहता था। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। हिंदू शब्द लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाली एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। हिंदू शब्द लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। हिंदू शब्द लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल-हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल-हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल-हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया गया। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया गया। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उसके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घटक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बात की बात है। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घटक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घटक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। चर्चा कीजिए। अल-बिरूनी 21वीं शताब्दी में रहता तो वही भाषाएं जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। यदि अल-बिरूनी 21वीं शताब्दी में रहता तो वही भाषाएं जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। यदि अल-बिरूनी 21वीं शताब्दी में रहता तो वही भाषाएं जानने पर भी उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। चित्र 5.2 13वीं शताब्दी में अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एक कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। 13वीं शताब्दी का अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए।
सोलो ने उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए। सोलो ने उनके विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए। इब्न बतूता का रिहला, इब्न बतूता का रिहला, इब्न बतूता का रिहला, इब्न बतूता का रिहला, इब्न बतूता का रिहला। एक आरंभिक विश्व यात्री, एक आरंभिक विश्व यात्री, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। मोरक्को में इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून मतलब शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शस्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शस्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शस्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक गया। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक गया। उसे यात्राओं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका की कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। 1332 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से होते हुए सिंध पहुंचा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के लिए एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और उसके रास्ते होकर दिल्ली के प्रस्थान किया। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और उसके रास्ते होकर दिल्ली के प्रस्थान किया। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उस ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उसके रास्ते होकर दिल्ली का प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली या काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच गलतफहमी दूर हो जाने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो जाने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मलाबार तट की ओर बढ़ा। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मलाबार तट की ओर बढ़ा। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मलाबार तट की ओर बढ़ा। मलाबार से वह मालदीव गया, जहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। मलाबार से वह मालदीव
गया, जहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, परंतु तब उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। मलबार से वह मालदीव गया, जहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, परंतु तब उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मलबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। बाद में एक बार फिर वह मलबार तट पर तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज के क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता गया। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। चीन के विषय में उनके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्राएं करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान की दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। घोंसले से निकलता पक्षी, घोंसले से निकलता पक्षी, घोंसले से निकलता पक्षी। यह रीला से लिया गया एक उदाहरण है। यह रीला से लिया गया एक उदाहरण है। यह रीला से लिया गया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां के, जिसके टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। घोंसले से निकलता पक्षी, यह रिजदा से लिया गया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां के, जिसकी टोली में शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध उन स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थे, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के लिए दृढ़ निश्चय किया और अपने घर को ऐसे छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र। चित्र 5.3 डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र। डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। 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 चित्र 5.4 नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मूल मूर्तिकला। नाव में यात्री बंगाल की एक मंदिर की मूल मूर्तिकला। नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मूल मूर्तिकला। नाव में एक यात्री बंगाल में मंदिर की मूल मूर्तिकला। नाव में यात्री बंगाल में एक मंदिर की मूल मूर्तिकला। एकाकी यात्री, एकाकी यात्री, एकाकी यात्री।
लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रीवा से लिया गया एक उदाहरण है। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरे नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रीवा से लिया गया एक उदाहरण है। लंबी यात्राओं में लुटेरे एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यहाँ रीवा से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे। वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। मुझे ज्वर ने जकड़ रखा था और मैं अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े से जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। मानचित्र 1 अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। अफ़गानिस्तान सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। अफ़गानिस्तान सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। कई जगहों के नाम उस तरीके से लिखे गए जिस तरीके से इब्न बतूता उसे जानता होगा। यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा आक्रमण की झेले थे। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को नहीं रोका जा सका। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को नहीं रोका जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और कई साथी यात्रियों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, उनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिम में अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्षों तक उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक को निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसने इब्न बतूता के श्रुतिलेखों को लिखित के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुतिलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक सालिम निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के साथ तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। राजा के द्वारा एक सालिम निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन और कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जागी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय
भारत से मध्य एशिया, ईरान और ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान और ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल्बेरुनी और इब्न बतूता के पदचिह्नों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इन लेखकों ने अल्बेरुनी और इब्न बतूता के पदचिह्नों का निर्देशन किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसने 1640 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद गनी बल्खी, जिसने 1620 में के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। महमूद गनी बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। शेख अली हाजिर, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था। शेख अली हाजिर, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था। शेख अली हाजिर, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, महमूद गनी बल्खी, शेख अली हाजिर। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, महमूद गनी बल्खी, शेख अली हाजिर। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, महमूद गनी बल्खी, शेख अली हाजिर। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, महमूद गनी बल्खी, शेख अली हाजिर। अब्दुल रज़ाक समरकंदी, महमूद गनी बल्खी, शेख अली हाजिर। इनमें से कुछ लेखक भारत में सम्मोहित थे और यहाँ तक कि इनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि इनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिम भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। कुछ अन्य जैसे कि हाजिम भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। कुछ अन्य जैसे कि हाजिम भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। इनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। इनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। चित्र 5.5 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया। 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया। 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया। आपके विचार में अल्बेरुनी और इब्न बतूता के उद्देश्य 3 मायनों में समान और भिन्न थे। आपके विचार में अल्बेरुनी और इब्न बतूता के उद्देश्य 3 मायनों में समान और भिन्न थे। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। 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 लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। इनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जोसेफ रॉबर्टो नोवेला ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जोसेफ रॉबर्टो नोवेला ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जोसेफ रॉबर्टो नोवेला ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम दुआर्तो बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम दुआर्तो बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक दुआर्तो बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। उनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट टार्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट टार्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री तो जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप में वापस नहीं गए और भारत में बस गए। फ्रांस में रहने वाले फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। फ्रांस में रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था।
फ्रांस में रहने वाला फ्रांसो बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। कई और लोगों की तरह वह भी मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिखों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनाई अमीर दनिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में वह 1656 से 1668 में भारत में 12 वर्ष रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिखों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। 7वीं शताब्दी का एक चित्र बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। 7वीं शताब्दी का एक चित्र बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। चित्र 5.6। 7वीं शताब्दी का एक चित्र बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। चित्र 7वीं शताब्दी का एक चित्र बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। 7वीं शताब्दी का एक चित्र बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। 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 चित्र 5.7 भारतीय पोशाक में तेवर्नियर का चित्र। चित्र 5.7 भारतीय पोशाक में तेवर्नियर का चित्र। 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 पूर्व और पश्चिम की तुलना। पूर्व और पश्चिम की तुलना। पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। बर्नियर ने देश के कई भागों में यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह समानता भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। वह समानता भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। वह समानता भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। उसने अपने प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसने उसे कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। उसने अपने प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों के पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अधिक प्रसिद्ध हुए। मुगल सेना के साथ यात्रा। मुगल सेना के साथ यात्रा। मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यह सेना कश्मीर के कूच के संबंध में दिए गए एक विवरण का अंश दिया गया। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यह सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक अपने घोड़े के लिए एक साइस, एक खान सामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है, मैं चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय पर एक गोलाकार चमड़े का मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोने, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे गए थे और यह झोला भी एक लंबा चौड़े तथा सुदृढ़ गहरे गोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस गहरे गोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य कपड़े तथा वस्त्र रखे हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार की साग अग्निपौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की छवि का सृजन में सहायता की। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि का सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतुस्मुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपने अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। बाद में 1750 के बाद
जब शेख इत्तुसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मनी तथा इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मनी तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। 1670 और 1725 के बीच उसका आखिरी वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हो चुका था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले समानता प्रकाशित नहीं होते थे कि पूरी तरह विपरीत था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था जो 1800 से पहले समानता प्रकाशित नहीं होते थे, ये पूरी तरह विपरीत था। एक अपरिचित संसार की समझ अल-बिरूनी तथा संस्कृतिवादी परंपरा। एक अपरिचित संसार की समझ अल-बिरूनी तथा संस्कृतिवादी परंपरा। समझने में बाधाएं और उन पर विजय। समझने में बाधाएं और उन पर विजय। समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा समानता उसकी तुलना में उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। जैसा कि हमने देखा, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा समानता उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा समानता उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल-बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों में से निहित समस्याओं से परिचित था। उदाहरण के लिए अल-बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित था। उदाहरण के लिए अल-बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यह रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। यह रोचक बात यह है कि इस समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृतियों आदि से अंश उद्धृत किए। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृतियों आदि से अंश उद्धृत किए। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। विशाल पहुँच वाली एक भाषा। विशाल पहुँच वाली एक भाषा। संस्कृत के विषय में अल-बिरूनी यह लिखता है। संस्कृत के विषय में अल-बिरूनी यह लिखता है। संस्कृत के विषय में अल-बिरूनी यह लिखता है। यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा के सीखने की से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल-बिरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। अल-बिरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग,
दूसरा भिक्षु, तीसरा अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। इसके साथ उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। इसके साथ ही उसने दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या के मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और असफल होती है। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। अल-बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। अल-बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। जैसा कि हमने देखा है, जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। जैसा कि हमने देखा, जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था। लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए, अत्यंत शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से समानता या अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए, अत्यंत नामक श्रेणियों से समानता यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए, अत्यंत नामक श्रेणियों से समानता यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल-बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो तथाकथित रूप से 2,16,732 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है कि फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। वर्ण व्यवस्था। जब अल-बिरूनी को जब यह ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो तथाकथित रूप से 2,16,732 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान में जहाँ हवा और मिट्टी काफी आर्द्र है, और ईश्वर ही जानता है। वर्ण व्यवस्था। अल-बिरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उसके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच
विभिन्नता होने पर भी ये एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। अल बरूनी ने जो लिखा उसकी तुलना अध्याय 3 और 6 स्रोतों से कीजिए। क्या आप कुछ समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अल बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत ग्रंथों पर ही आश्रित रहा? क्या आपको लगता है कि अल बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित रहा? इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा व्याख्यानों का आदान प्रदान किया करते थे। जैसा कि हमने देखा, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा व्याख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसी राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे कि तथा समान पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे कि समान पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह से प्रभावित हो सके। नारियल तथा पान। नारियल तथा पान। नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसे वनस्पतिक उपज जिनसे उनके पाठक पूरी तरह से अपरिचित के वर्णन करता है। इब्न बतूता का चित्रण की विधियों की कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसे वनस्पतिक उपज जिनसे उनके पाठक पूरी तरह से अपरिचित का वर्णन करता है। मानव सिर जैसे गिरिदार फल। मानव सिर जैसे गिरिदार फल। मानव सिर जैसे गिरिदार फल। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के कि एक काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। इनमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक अपवाद के, एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी मानव दो आंखें तथा एक मुख और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इसे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है क्योंकि इससे भी मानव दो आंखें तथा एक मुख और अंदर का भाग हरा होने का मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इसे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। वे इससे बर्तन के लिए रस्सी भी बनाते हैं। पान। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही होती है पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाए और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। किस तरह की तुलनाओं से इब्न बतूता अपने पाठकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नारियल देखने में कैसा होता है, नारियल कैसे होते हैं। अपने पाठकों को समझाने के लिए इब्न बतूता किस तरह की तुलनाएं प्रस्तुत करता है, क्या ये तुलनाएं वाजिब है, वो किस तरह से ये दिखाता है कि नारियल असाधारण फल है।
इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली 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 जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से उद्भव किया गया था, इसका वर्णन अब इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी आबादी वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, पृष्ठपात तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए थे। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, पृष्ठपात तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, पृष्ठपात तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारगृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती है और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती है और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर का बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसे एक दूसरे के पास पास बने कई मीनारें हैं। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इनमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। इस शहर में 28 द्वार है जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। इस शहर में के 28 द्वार है जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है, इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन गर्भगृह है जिनमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है। जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। इस दिल्ली में एक बेहतरीन गर्भगृह है जिनमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई। जिन कब्रों पर गुंबद नहीं उनमें एक निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। कब्रगाह में कंदकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। चित्र 5.8 ऊपर तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब। 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 चित्र 5.9 बाएं बस्ती के किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा। चित्र 5.9 बाएं बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा। चित्र 5.9 बाएं बस्ती की किलेबंदी दीवार का एक हिस्सा।
मात्र आर्थिक विनिमय का स्थान ही नहीं थे बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय का स्थान ही नहीं थे बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय का स्थान नहीं थे बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। हालांकि इब्न बतूता के शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। हालांकि इब्न बतूता शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाँव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि को इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। इब्न बतूता उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भलीभांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भलीभांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत भारी मांग थी जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। भारतीय कपड़ों विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। भारतीय कपड़ों विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। बाजार में संगीत। यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण का एक अंश दिया जा रहा है। यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण का एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं गायकों के लिए बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो माली की आवाज़ में खुलता है। यहाँ बहुत सी दुकानें, प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा है जो माली की आवाज़ में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती है और नाचती है जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त के गीत गाती है और नाचती है जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उनके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा करते थे। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद से उतर कर आता था और गायिकाएं उनके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा करते थे। आपके विचार से इब्न बतूता अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया है? चित्र 5.2 इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए।
इस तरह की इकत बुनाई की रचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। इस तरह की इकत बुनाई की रचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। इस तरह की इकत बुनाई की योजनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। इस तरह की इकत बुनाई की योजनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। इकत बुनाई, 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 इकत बुनाई। संचार की एक अनूठी प्रणाली, संचार की एक अनूठी प्रणाली, संचार की एक अनूठी प्रणाली, संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी की सूचना भेजना, उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबर सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। घोड़े और पैदल, घोड़े और पैदल, घोड़े और पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील पर की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था, अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था, अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति 3 मील के अवस्थान होते हैं, इन्हें दावा कहा जाता है, और यह 1 मील 1 तिहाई का होता है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहा जाता है, और यह 1 मील का 1 तिहाई होता है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहा जाता है, और यह 1 मील का 1 तिहाई होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ी होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती है। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है, तो एक हाथ में पत्र, दूसरे हाथ में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है, तो एक हाथ में पत्र, दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है, तो एक हाथ में पत्र, दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, तो वे तैयार हो जाते हैं। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, तो वे तैयार हो जाते हैं। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है, और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है, जब तक कि वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है, और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है, जब तक कि वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की यह प्रक्रिया चलती रहती है। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होता है, और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अश्व डाक व्यवस्था उलूक, 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 अश्व डाक व्यवस्था उलूक। पैदल डाक व्यवस्था दावा, पैदल डाक व्यवस्था दावा, पैदल डाक व्यवस्था दावा, पैदल डाक व्यवस्था दावा। खुरासान के फल, खुरासान के फल, खुरासान के फल, खुरासान के फल। मुगल काल में पैदल डाक व्यवस्था हरकार पथमार कसीद कहा जाता था। मुगल काल में पैदल डाक व्यवस्था को हरकार पथमार कसीद कहा जाता था। मुगल काल में पैदल डाक व्यवस्था को हरकार पथमार कसीद कहा जाता था। एक विचित्र देश, एक विचित्र देश, एक विचित्र देश।
1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। एक और केरल कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। कालांतर में वह अपनी भारत यात्रा के दौरान मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी, जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार के मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदमकद थी। प्रवेश के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी आदमकद थी। इसकी दोनों आंखें में काले रंग के मणि की चतुराई लगाए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है मानव वह देख सकती हो। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणि की चतुराई से लगाए गए थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानव वह देख सकती हो। इस शिल्पी और कारीगरी के क्या कहने। बर्नियर तथा अल्पविकसित पूर्व। जहाँ एवं बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। वही बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। जहाँ एवं बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित किया और उत्सुक किया। वही बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा विभिन्नता के उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियाँ जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, समानता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। और निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, समानता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। और निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, समानता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। उसका भारत का चित्रण विविधता के नमूने पर आधारित है, जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसका भारत का चित्रण विविधता के नमूने पर आधारित है, जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसका भारत का चित्रण विविधता के नमूने पर आधारित है, जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया या फिर यूरोप का विपरीत जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों
में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इससे इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार के अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं-17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत में मिलता है। राज्य के स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। राज्य के स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इसलिए वे उसमें उत्पादन का स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिम यूरोप में, को रोका, जो भूमि रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहते। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका, जो भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति हुई, सिवाय शासक वर्ग के। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। इसी के विस्तार के रूप में व्यापक गरीबी, व्यापक गरीबी, व्यापक गरीबी, व्यापक गरीबी। वेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। वेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप में यात्रा की थी। वेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप में यात्रा की थी। वेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप में यात्रा की थी। वेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप में यात्रा की थी। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी लेकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि उनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी लेकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि उनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। राज को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। गरीब किसान, यह बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचलों में कृषकों के विषय में दिए गए विवरणों के एक उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमि या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियाँ या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहारों के फलस्वरूप मर जाते हैं। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहारों के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। गरीब लोग जब अपनी लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगलकालीन भारत से संबंधित इसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करे जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। इन उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगलकालीन भारत से संबंधित इसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए चेतावनी का कार्य करे जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। चित्र 5.11 19वीं शताब्दी में के ऐसे चित्रों ने
अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की। 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की। 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की। 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की। 19वीं सदी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की। इसी विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत के मध्य की स्थिति के लोग बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक कारण था राजकीय भूस्वामी थे। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक कारण था राजकीय भूस्वामी। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था राजकीय भूस्वामी थे। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज में यह इंगित नहीं करता कि राजभूमि का एकमात्र स्वामी था। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राजभूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का परिसरमी बताता है, जो राजा द्वारा अपने कर्जों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले मांग की गई प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का एक सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का परिसरमी बताता है, जो राजा द्वारा अपने कर्जों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी। लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। लेकिन असल में न तो यह लगान था न ही भूमि कर बल्कि उपज में लगने वाला कर था। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया राज्य अथवा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिससे दासत्व और गरीबी की स्थिति में रखा जाता था। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिसे दासत्व और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तरह का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस तरह का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष अधिग्रहण राज्य होता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त था, आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था तथा और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, उनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था एवं यह निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था
और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था और यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसे हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समुदाय का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज का चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी अस्पष्ट भूमि में श्रमिक बलाहार। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी और अस्पष्ट भूमिहीन श्रमिक को बलाहार। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी और अस्पष्ट भूमिहीन श्रमिक बलाहार। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। इन दोनों के बीच बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। इन दोनों के बीच बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। यूरोप के लिए एक चेतावनी। यूरोप के लिए एक चेतावनी। यूरोप के लिए चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कभी यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो। बर्नियर चेतावनी देता है कभी यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुटे और बसे हुए हैं, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह सक जाएंगे जैसा कि हमने उन्हें देखा है। उनके राज्य इस प्रकार से अच्छी तरह से जुटे और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हमने देखा है। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राशि ढंग से सेवा हो। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राशि ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा उन लोगों को के राजा बनकर रह जाएंगे जैसा कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा पुरुष लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे जैसा जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है। व्यक्ति टीलों और झाड़ियों अथवा घाटे दलदल से भरे हुए थे जैसा कि पहले बताया गया है। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार को किसी की चिंता नहीं है। व्यक्ति टीले और झाड़ियों अथवा घाटे दलदल से भरे खेत जैसा कि पहले बताया गया है। राजा, जमींदार, बड़े किसान और छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। राजा, जमींदार, बड़े किसान और छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। राजा, जमींदार, बड़े किसान, छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। राजा, जमींदार, बड़े किसान, छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। राजा, जमींदार, बड़े किसान, छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। राजा, जमींदार, बड़े किसान, छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। राजा, जमींदार, बड़े किसान, छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। राजा, जमींदार, बड़े और छोटे किसान, अस्पृश्य, भूमि, श्रमिक, बलाहार। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। हालांकि मुगल राज को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर दिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह प्रतिउन्मुख था। उदाहरण के लिए वह कहता था कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर दिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह प्रतिउन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु भारत आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय में संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय में संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन के दोनों का विवरण दिया गया है। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का मिसाल है जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन के अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जिससे रेशम, कपास तथा नील से कहीं आगे है।
यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन के अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती है, रेशम, कपास तथा नील कहीं आगे है। रेशम, कपास तथा नील बंगाल। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती भी अच्छी होती है, और जहाँ एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयुक्त होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। और जहाँ एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयुक्त होते हैं, विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं के निर्माण कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचालन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक हो जाते हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचालन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक हो जाते हैं। सोने की चम्मच जिसमें पन्ने एवं मानिक जड़े हुए हैं, सोने के चम्मच जिसमें मानिक जड़े हुए, चित्र 5.12। सोने के चम्मच जिसमें पन्ने व मानिक जड़े हुए, सोने के चम्मच जिनमें पन्ने में मानिक जड़े हुए, सोने के चम्मच जिनमें पन्ने में मानिक जड़े हुए, सोने के चम्मच जिनमें पन्ने में मानिक जड़े हुए, सोने के चम्मच जिसमें पन्ने में मानिक जड़े हुए, सोने के चम्मच जिसमें पन्ने में मानिक जड़े हुए। मुगलकालीन शिल्पकारों की खास दस्ता का यह अच्छा उदाहरण है। मुगलकालीन शिल्पकारों की खास दस्ता का यह अच्छा उदाहरण है। मुगलकालीन शिल्पकारों की खास दस्ता का यह अच्छा उदाहरण है। मुगलकालीन शिल्पकारों की खास दस्ता का यह अच्छा उदाहरण है। मुगलकालीन शिल्पकारों की खास दस्ता का यह अच्छा उदाहरण है। मुगलकालीन शिल्पकारों की खास दस्ता का यह अच्छा उदाहरण है। मुगलकालीन शिल्पकारों की खास दस्ता का यह अच्छा उदाहरण है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप के नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर करते थे। इतने पर भी बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इसकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं होती थी और ये राजकीय परिसर पर आश्रित रहते थे। उसने यह भी सुझाया कि इसकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं होता था और ये राजकीय परिसर पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरफ बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरफ बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरफ बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि, जिनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यवसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि, जिनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यापारिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि, जिनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यवसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत समुदाय तथा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। व्यापारी अक्सर मजबूत समुदाय तथा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उसके मुखिया को सेठ। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उसके मुखिया को सेठ। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उसके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारी समुदाय के मुखिया द्वारा किया जाता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारी समुदाय के मुखिया द्वारा किया होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारी समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वस्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार,
वास्तविक संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। अन्य शहरी समूहों में व्यवसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तविक संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय परिसर पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। जहाँ कई राजकीय परिसर पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। राजकीय कारखाने संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखाने की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कष्ट दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। कई स्थानों पर बड़े कष्ट दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। कई स्थानों पर बड़े कष्ट दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कशीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्था से कार्यरत रहते हैं। एक कक्ष में कशीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्था से कार्यरत रहते हैं। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं। तीसरे कक्ष में चित्रकार, चौथे में परलाछा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर उच्च बात है जहाँ पूरे दिन कार्यरत रहते हैं। शिल्पकार अपने कारखानों में हर उच्च बात है जहाँ पूरे दिन कार्यरत होते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चेष्ट नियमित ढंग से उनका समय बीता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने की उचित नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। इसी निश्चेष्टा नियमित ढंग से उनका समय बीता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने की उचित नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को समान परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरफ खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। नियमित रूप में भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के एक साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट स्वरूप दिया। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नायक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक से प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को समानता घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों को समानता घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की थी कि जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिम तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिम तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है
कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को बर्नी के लिए बाध्य किया जाता था। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को बर्नी के लिए बाध्य किया जाता था। लेकिन महिलाओं के जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों की चारों ओर घूमता था। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चारों चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालतों के सामने भी ले जाती थी। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। अतः यह असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा कि दासियां इवन बतूता हमें बताता है, यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारी को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारियाँ होती हैं वो उन्हें दे देती है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वह उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों के हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। सती बालिका यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मानवीय विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर और प्रिय विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, को बली होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिश्चित पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया और उसके हाथ पांव बांध दिए गए ताकि वह भाग न जाए। इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इन्हें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष रूप से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और परीक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और परीक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्र के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं के प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्वक तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। चित्र 5.13 मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। यह यातायात के कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं। यह यातायात के कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं। यह यातायात के कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं। यहाँ यातायात के कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं। यह यातायात के कौन कौन से अपने साधन अपनाए गए हैं। हर हर महादेव।